Yes, everyone. So in the previous lecture, we were discussing about the open chain structure of glucose. ठीक है, और आज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, जिसे सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे ग्लूकोज के साथ ना एक वर्ड लिखा होता है, जैसे डी ग्लूकोज। ये डी का क्या मतलब है? जैसे डी ग्लूकोज लिखा होता है, एक साथ में इस तरीके से भी मेंशन हो सकता है, डी प्लस ग्लूकोज। तो ये प्लस का क्या मतलब है? तो प्लस का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है? दिस इज ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू। जो ये लेटर कैपिटल में लिखा गया है डी, इसी तरीके से एक लेटर और भी लिखा हो सकता है, जैसे एल ग्लूकोज या एल फ्रक्टोज, ठीक है, या फिर एल गैलेक्टोज, ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये जो डी और एल है, ये बेसिकली है क्या? डी और एल जो है वो मोनोसैकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑल अबाउट। हमने देखा था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 6 कार्बन है, राइट? और इन 6 कार्बन में जो सबसे लास्ट में कार्बन है वो है CH2OH, और जो फर्स्ट कार्बन है वो आपका CHO है। बीच में जो 4 कार्बन बचे हैं, इनके ऊपर OH और H जो है वो जॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रक्चर को, चाहे वो ग्लूकोज का हो या किसी और मोनोसैकेराइड का हो, अगर सेकेंड लास्ट पोजीशन पे, आई रिपीट, इफ दिस ऑन द सेकेंड लास्ट पोजीशन, ठीक है, the OH group is on the right side and the H group is on the left side, it will be assigned as D configuration. Similarly, if in any of the monosaccharides सपोज ये है, अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई और, मैंने वैसे हाइपोथेटिकल बना दिया कि 7 कार्बन वाला आपका मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड लास्ट पोजीशन पे देखेंगे कि OH ग्रुप कहाँ है। अगर राइट साइड में है तो उसे डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में आ जाता है तो उसे एल कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, इट विल बी असाइन्ड एज एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि डी और एल तो समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव साइन ओवर हियर? ये पॉजिटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। ठीक है, पॉजिटिव साइन है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर तो वो लेवो रोटेटरी। Okay, positive sign which is dextrorotatory can also be represented by small d, and similarly negative sign which is levorotatory can be represented by small l. Capital D और capital L configuration को represent करते हैं, और small d और small l ये represent करते हैं कि ये जो भी आपका organic compound है, जो भी आपका monosaccharide है, क्या ये plain polarized light को के प्लेन को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा कि राइट साइड में रोटेट करेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट साइड, एंड लेवो रोटेटरी का मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डिफाइन ही ऐसा किया गया है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो यानी प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपी लाइट को, जैसे सपोज पीपी लाइट का प्लेन है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती हुई आ रही है, जैसे ही इनमें से किसी मोनोसैकेराइड से टकराएगी, उस सब्सटेंस में से ये लाइट पास करेगी तो इसका प्लेन रोटेट करेगा। अगर प्लेन ऐसे सीधे सीधे आ रहा है और प्लेन रोटेट कर जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो उसको लेवो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं, और अगर राइट साइड में रोटेट कर जाता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं। देखिए ऐसे, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे चल रही है, रोटेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और रोटेटिंग टुवर्ड्स राइट साइड। कितने एंगल से रोटेशन हो रही है ये नहीं बात कर रहे, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर रहा है तो उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं, और उसके लिए स्मॉल एल या नेगेटिव साइन लगाया जाता है। और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं उनके लिए जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं वो राइट साइड में रोटेट करते हैं प्लेन को, और उसके लिए स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन को यूज किया जाता है। ठीक है,
समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से हम किसी भी ग्लूकोज की या किसी भी मोनोसेकेराइड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिसाइड कर सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करने के लिए जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल लिया गया था वो लिया गया था ग्लिसरल्डिहाइड का। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड इज बेसिकली CHO, CHOH, CH2OH। ठीक है, और इसमें भी हमने ये माना था क्योंकि अब इसमें तो 3 ही कार्बन है पहले, और इस पे तो हो नहीं सकता, तीसरे पे बीच वाला कार्बन था जो जिसको हम सेकंड लास्ट कार्बन कंसीडर कर रहे हैं। तो सेकंड लास्ट कार्बन में OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो उसको डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, और फिर इसी को बेसिस बनाकर बाकी सबको असाइन किया गया है, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को असाइन किया गया है। इसी तरीके से अगर वो एल में होता तो उसको बोल देते हम कि OH ग्रुप है सेकंड लास्ट कार्बन पे लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये बात ध्यान रखना है बेटा, जो डी और एल ये जो हम नोटेशंस लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एट सेकंड लास्ट कार्बन के बेसिस के ऊपर है। इट हैज नो लिंक विद ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। Okay, whereas small d and small l are only purely related with the optical rotation. इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं MCQs में, ओके या फिर आपके रीजनिंग असर्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये इस तरीके से बताया है। कॉन्फ़िगरेशन में से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कॉन्फ़िगरेशन में यही क्वेश्चंस बनते हैं। What does this D and L notation stands for in case of D glucose? ठीक है, तो आप में उसको ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ऑप्टिकल रोटेशन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये है वो है, तो आपको क्या बताना है, वो सिर्फ क्या शो कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है एट सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन ग्लूकोज के केस में कौन सा हो गया? 5वां कार्बन हो गया। अगर राइबोज के केस में बोलोगे तो 4था कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये था कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब हम इससे आगे मूव करते हैं और बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस किया था, इसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शन सपोर्ट कर रही थी ओपन चेन स्ट्रक्चर को, जो इसका एक ही पर्टिकुलर चेन में नो ब्रांचिंग, बिल्कुल स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होना, ये हमने शो किया था विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें CHO ग्रुप है उसको कंफर्म कराने के लिए हमने उसमें जो रिएजेंट डाला था दैट वाज HCN एंड NH2OH, राइट। इसी तरीके से अगर हमने इसके 5 OH ग्रुप्स को कंफर्म कराना था तो इसके लिए भी हमने रिएक्शन की थी, जिसमें हमने उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाला था और ये कंफर्म किया था कि वो 5 मॉलिक्यूल यूज होते हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के लिए। देन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन देखी थी और ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन देखी थी। ठीक है, अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने सपोर्ट में जिसके काफी केमिकल रिएक्शंस देखी, इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस नहीं देता जो उसको देनी चाहिए एज पर द ओपन चेन स्ट्रक्चर वाज देयर। तो वो कौन कौन से लिमिटेशन है? पहली चीज, जो आपका ग्लूकोज डी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो जो है 2,4 DNP डेरिवेटिव नहीं बनाता। DNP डेरिवेटिव नहीं बनाता, डू नॉट फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से जो शिफ्ट रिएजेंट है, शिफ्ट रिएजेंट, उसके साथ भी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो एक मेजर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो डी ग्लूकोज है ना वो 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डी ग्लूकोज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स, और बल्कि आइसोमेरिक भी नहीं, मुझे स्टीरियो आइसोमेरिक लिखना चाहिए। स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है ओनली द अरेंजमेंट इज चेंज इन द स्पेस, कोई एटम की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ठीक है, जिस जहां पर जिस कार्बन पे जो एटम अटैच्ड है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ओनली वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, इतना पोजीशन का फर्क आता है स्टीरियो आइसोमर्स में। तो डी ग्लूकोज के 2 आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक फॉर्म है अल्फा डी ग्लूकोज और एक फॉर्म है बीटा डी ग्लूकोज। कैसे पता चला? ये पता चला भाई
इनकी ऑप्टिकल रोटेशन से, यानी जो डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ना उसकी भी दो अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशंस मिली। एक जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल है 111 डिग्री प्लस के, मतलब ये क्या है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और वहीं पर जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है उसका एंगल ऑफ रोटेशन है प्लस के 19.2 डिग्री। ठीक है, 19.2 डिग्री ओनली। तो बहुत ज्यादा एंगल का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग है। इसलिए ये कहा गया कि ग्लूकोज जो है ना वो एक फॉर्म में नहीं बल्कि एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब यहाँ से ही एक और कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ, वो है म्यूटा रोटेशन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्या, कि अगर आपने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, एक बीकर के अंदर डाल दिया, कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अभी के लिए अल्फा डी ग्लूकोज को हमने वाटर के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, ये अपने आप इसका जो 111 डिग्री का जो एंगल ऑफ रोटेशन था ना वो बदल के 52.5 डिग्री हो गया, अपने आप हो गया। ठीक है तो यहाँ पर भी ग्लूकोज, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है जो मोनोसेकेराइड है उनको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, यानी उन्हें और छोटा नहीं तोड़ सकते, तो यहाँ पे भी रहेगा तो ग्लूकोज ही, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, राइट। ये अल्फा डी ग्लूकोज से पता है किसमें चेंज हो जाता है, डी ग्लूकोज में, यानी जो इसका अल्फा अल्फा वाला वो जो करेक्टर है ना वो खत्म हो जाता है। देन सिमिलरली अगर हमने एक दूसरे बीकर के अंदर बीटा डी ग्लूकोज लिया वाटर डाल के, ठीक है, उसका एंगल कितना था 19.2 डिग्री, ये भी अपने आप चेंज हो जाता है, अपने आप बदल जाता है, कितने में, 52.5 डिग्री में। तो यानी कि जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है वो या बीटा डी ग्लूकोज है वो अपने आप उनकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रही है, और यही प्रोसेस कहलाता है म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, द स्पॉन्टेनियस change in specific rotation of optically active compound with time to an इक्विलिब्रियम वैल्यू, मतलब एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, कोई इक्विलिब्रियम वैल्यू बन जाती है, ठीक है, इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। अपने आप स्पेसिफिक रोटेशन में अपने आप एंगल में चेंज हो जाना, ठीक है। और चेंज कब तक होता रहेगा, चेंज तब तक जब कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आ जाती, इक्विलिब्रियम वैल्यू नहीं आ जाती। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये जो है इसको भी आप क्या मान सकते हो, इसको भी यहीं पर लिमिटेशन की तरह से कंसिडर कर सकते हो, भाई ये क्या है, ये अल्फा बीटा कहाँ से आए, ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आप कह रहे हो दो तरह के हैं, फिर ये म्यूटा रोटेशन भी कर रहे हैं, तो यानी कोई ना कोई तो वहां पर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना कि अल्फा डी ग्लूकोज भी कहीं पे आगे डी ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज भी डी ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट हो गया, कोई ना कोई तो चेंज आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर कोई चेंजेस आ रहे होंगे, तो वो क्या चेंजेस है, दिस इज ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसके जो आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसी को ही इसकी लिमिटेशंस को जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें क्या पढ़ना पड़ा, इसका हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस करना पड़ा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ से डिराइव किया गया है, और उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या खास है, ठीक है। तो भाई जब मोनोसेकेराइड्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये सजेस्ट किया गया, ये माना गया कि जो आपके मोनोसेकेराइड्स है ना वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल या फिर साइक्लिक हेमिकीटल की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। टू क्लैरिफाई
limitations of open chain structure, it is suggested that either they exist as cyclic hemiacetal or cyclic hemiketal. कौन? मोनोसेकेराइड्स. ठीक है, बात समझ में आई? अब ये जो साइक्लिक हेमी एसिटल है या साइक्लिक हेमिकीटल है, इन्हें जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मानना पड़ेगा. तो दो स्ट्रक्चर्स को स्टैंडर्ड मान के यूज करते हैं. एक तो होता है फ्यूरान. फ्यूरान इज अ 5 मेंबर्ड रिंग विच इज कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन. ठीक है. और अनदर वन इज पायरान विच इज अ 6 मेंबर्ड रिंग अगेन कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ये. ठीक है, दोनों ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, फ्यूरान और पायरान. तो इन दोनों हेल्प से जो है अलग अलग मोनोसेकेराइड्स के साइक्लिक डेरिवेटिव्स या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया गया. ठीक है, क्लियर? अब जब आप इसके किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी मोनोसेकेराइड के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो हमें जैसे अगर ग्लूकोज के लिए बनाना है तो ग्लूकोज की हम पायरान फॉर्म लिखेंगे. ओके, द साइक्लिक स्ट्रक्चर of glucose is called as glucopyranose form. ठीक है, जब आप ग्लूकोज की पायरानोज फॉर्म लिख रहे हो तो उसमें रिंग को हम इस तरीके से नहीं दिखाएंगे बल्कि जो ऑक्सीजन है उसको दिखाएंगे राइट साइड में टॉप के ऊपर. ठीक है, उसके बाद हम अपनी रिंग ड्रॉ करेंगे. ये हमने रिंग ड्रॉ कर दी है. इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन के लिए स्पेस छोड़ गई है. ठीक है, अब हम पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं ग्लूकोज का. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको यहाँ पर इसकी पोजीशंस को रेफर करना है. क्लियर? सी एच ओ, सी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आ गया आपका CH2OH. ठीक है जी, इसमें ये पर्टिकुलर बॉन्ड्स बने हुए हैं ना. कौन सा ग्लूकोज है हमारा? डी ग्लूकोज है. डी ग्लूकोज होने का मतलब OH ग्रुप राइट साइड पे है. अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो फोर्थ पे भी OH राइट पे होगा और सेकेंड पे भी OH राइट पे होगा. H H और H. थर्ड पोजीशन पे उल्टा है तो यहाँ पर H है और यहाँ पर OH. ये आपका ग्लूकोज का डी ग्लूकोज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब इस डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि क्या बन जाता है? हेमी एसिटल. एसिटल तब बोलना जब CHO ग्रुप लगाओ और अगर कीटो ग्रुप लगा होगा तो हेमिकीटल बोल देंगे. ये बात समझ में आ गई थी? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. एसिटल और कीटल एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के बेसिस पे था. हाँ, अब देखो कैसे होगा. जब ये किसमें कन्वर्ट होगा? हेमी एसिटल में कन्वर्ट होगा. तो ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये 5वें कार्बन के साथ, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ एक हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल की फॉर्मेशन करेगा. अब देखिए कैसे बनाएगा. C OH H OH H सॉरी H OH H, ये चौथा कार्बन हो गया. 5वें कार्बन से हमने बॉन्डिंग दिखाई थी तो 5वें कार्बन पे ये जो CH था ये तो एज इट इज रहेगा. ठीक है ना. और ये जो O था ये O यहाँ पर ऐसे इसके साथ एक साइक्लिक रिंग की तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा. ओके, और ये हो गया आपका CH2OH. एसिटल याद है कैसे बनता है बेटा? अल्कोहल का मॉलिक्यूल जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है ना तो OR बन जाता है. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है. तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ही तो दिखा रहे हैं हम, ROR ऐसा बन जाता है. याद आ गया? ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर इसमें क्या किया, इसमें मैंने पहले कार्बन पे OH को राइट साइड में रखा. कोई जरूरी थोड़ी है राइट में, लेफ्ट में भी तो आ सकता है. तो इसलिए मैं एक और स्ट्रक्चर बना देती हूँ. सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है CH और ये OH. दूसरे कार्बन पे कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा ही रहेगा. तीसरा कार्बन भी जैसा आपके मेन स्ट्रक्चर में था वैसा ही रहा. चौथे कार्बन पे नो चेंज. 5वां कार्बन ऑब्वियसली चेंज हुआ है, इसी ने ही तो बनाया है क्या? हेमी एसिटल. ठीक है, और लास्ट कार्बन भी एज इट इज CH2OH. अब देखो यहां से ये जो दोनों फॉर्म्स बन गई, ये कौन सी थी? ये आपका था ओपन चेन ग्लूकोज.
ओपन चेन डी ग्लूकोज। अब ये क्या बन गए हैं, ये आपके अल्फा और बीटा फॉर्म्स बन गए हैं। अल्फा फॉर्म कौन सी है, अल्फा फॉर्म वो है जिसमें राइट साइड पे ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, जिसके अंदर OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन इज ऑन द राइट साइड। अल्फा एंड बीटा ये क्या बताते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एट C1, फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। क्लियर? OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो उसे अल्फा लिखोगे, OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसे बीटा लिखोगे। तो इसके हिसाब से ये आपका अल्फा स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया बीटा। बात समझ में आ गई? अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हमें इस पे यानी ग्लूकोपाइरानोस फॉर्म में दिखाना है तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए मैं दो बना लेती हूँ, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। आपको इन ग्रुप्स को, जो ये अलग अलग कार्बन है, इनकी नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है। ऑक्सीजन के बाद जो ये यहाँ से फ्रॉम दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें ना, फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट साइड, ऐसे जाएंगे हम। ओके, तो ये जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है यानी ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड पोजीशन सेकंड कार्बन, थर्ड पोजीशन थर्ड कार्बन, फोर्थ पोजीशन फोर्थ कार्बन, फिफ्थ पोजीशन फिफ्थ कार्बन। तो छठा कहाँ गया, छठा इस फिफ्थ के ऊपर ही आ जाएगा। ये सबसे पहले इसी को दिखा देते हैं। जो सिक्स कार्बन है ना वो हमेशा टॉप पे रहेगा, CH2OH हमेशा ऊपर दिखाना है, हमेशा ऊपर दिखाना है। इसके लिए कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, ये कहीं और नहीं आएगा, ये हमेशा ऊपर आएगा। बाकी जितनी भी पोजीशंस है इन सभी पोजीशंस के ऊपर ऐसे आपने लाइन ड्रॉ की, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ग्रुप ऐसा है जो ऊपर है और एक ग्रुप ऐसा है जो इस प्लेन के नीचे है। एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा ग्रुप राइट साइड पे और कौन सा ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। जो जो ग्रुप राइट साइड पे होंगे उन्हें डाउन द प्लेन दिखाएंगे, यानी उन्हें नीचे दिखाएंगे, और जो ग्रुप लेफ्ट साइड में होंगे उन्हें ऊपर दिखाएंगे। तो अब अगर अल्फा डी ग्लूकोज यानी ये स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो OH ग्रुप राइट साइड पे होने की वजह से नीचे चला जाएगा, H ऊपर। दूसरे कार्बन पे OH फिर से नीचे, H ऊपर। तीसरे कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, और चौथे कार्बन पे OH नीचे और H टॉप के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आप बीटा फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हो। पांचवें और छठे कार्बन पे अपने ऑलरेडी बना चुके हैं, बचे हुए कार्बन को अब हम कॉन्फ़िगरेशंस असाइन कर देंगे। फर्स्ट कार्बन है OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो दैट्स व्हाई इट विल गो अप साइड, हाइड्रोजन नीचे। फिर सेकंड कार्बन पे उल्टा हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे फिर से पलट जाएगा, फोर्थ कार्बन पे फिर से पलट जाएगा। तो मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इन्हीं को ही मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। कौन सी फॉर्म में, ये सिर्फ आपको फर्स्ट कार्बन को देखना है। फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ऊपर है तो मतलब बीटा है, OH नीचे है तो मतलब अल्फा है। क्लियर एवरीवन? The carbon which actually decides whether the structure is alpha or beta, C1 carbon, is also known as anomeric carbon. Is known as anomeric कार्बन। और ये जो आपके अल्फा और बीटा, ये जो दो अलग अलग आइसोमर्स बने, इसलिए इन्हें आइसोमर्स को बोलते हैं एनोमर्स। What are anomers? These are those stereoisomers which have different configuration at only first carbon. पहले कार्बन पे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, ऐसे आइसोमर्स को एनोमर्स कहा जाता है। और इस कार्बन को क्या कहते हैं, C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो एनोमर्स बनाने में हेल्प करते हैं। आ गया समझ में? मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।